तो छत के जो टाइप ऑफ रूट ट्रस होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है उनको अलग अलग प्रकार के फिगर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये फिगर तुम्हारा जो पहला है वो क्या है, किंग पोस्ट ट्रस। इसमें स्पान 6 mm तक। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या ये कहना चाह रहा है, रूट ट्रस असल में है क्या। छत की कैंचियों की आकृति का चयन करने में इसका पार्ट बड़ा महत्व रखता है। पार्ट के बढ़ने पर कैंची पर आने वाले भार में वृद्धि होती है। मतलब जैसे ही तुम्हारा स्पान बढ़ेगा उसमें क्या होगा, लोड बढ़ने से क्या होगा, पूरी कैंची पे भी लोड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप कैंची के अवयवों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। जब लोड बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमें जो अवयव यूज कर रहे हैं उस ट्रस में मेंबर, वो क्या होंगे, हमको उनको भी जो है उसी सेम क्रम में बढ़ाना पड़ेगा लोड के अकॉर्डिंग। अब कैंची के प्रत्येक अवयव में बाहरी भारों के कारण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं जो तनन और संपीड़न के प्रकार होते हैं, और इसी प्रकार के अनुरूप टाई और स्ट्रट, ठीक है, इनका प्रयोग किया था, इनको नाम दिया गया टाई और स्ट्रट। जैसे तुम्हारा कोई ट्रस है, अगर उनके बीच में ट्रस का जो स्पान है अगर ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, अगर स्पान ज्यादा बढ़ेगा तो स्पान बढ़ने के साथ क्या होगा, लोड भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लोड बढ़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जब लोड बढ़ेगा तो हमें मेंबर भी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उस लोड को क्या करे, वो मेंबर जो है बियर कर सके। जब मेंबर कम होंगे तो लोड बियर नहीं कर पाएंगे, ट्रस क्या होगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हमें जो है लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मेंबर बढ़ाना पड़ता है। मेंबर क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर। और कंप्रेशन टेंशन मेंबर क्या करते हैं, दोनों प्रकार के जो है तनन और संपीड़न दोनों प्रकार के प्रतिबलों को बियर करते हैं, ठीक है। इनके लिए हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं, टाई और स्ट्रट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पार्ट को दृष्टि में रखते हुए, उनके जो स्पान है उसको दृष्टि में रखते हुए विभिन्न प्रकार की कैंचियां, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, कुछ कैंचियों के नाम इनके विकासकर्ता के नाम पर, जिसने बनाया है उसके नाम पे डाला गया है, ठीक है। जैसे फिंक कैंची को फ्रेंच रूट ट्रस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम एल्बर्ट फिंक के नाम पर पड़ा है, एल्बर्ट फिंक ने इसको बनाया था इसलिए इसका नाम एल्बर्ट फिंक डाल दिया। हावे कैंची विलियम हावे ने द्वारा तथा फ्रेड कैंची स्लेव प्राट द्वारा विकसित किया गया। जैसे जिस शख्स ने इसको सर्च किया, जिसने इसको निर्माण किया, जिसको इसको विकसित किया, जिसने, उसके नाम के आधार पे जो है कुछ लोग कुछ ट्रस के नाम जो है दिए गए हैं, उसके डिजाइन को उसके नाम दिए गए। जैसे तुम्हारा यहाँ पे तो पहला तुम्हारा क्या है, किंग पोस्ट, ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस। और दूसरा है तुम्हारा पिन पोस्ट, ठीक है। तो किंग पोस्ट ट्रस में क्या है, एक तुम्हारा सेंटर वाला जो है तुम्हारा क्या है, ये जो है किंग पॉइंट है, ठीक है, एक किंग के मुकुट की तरह है। तो इसमें जो स्पान दिया गया वो कितना है, 6 mm तक, ठीक है। इनके बीच स्पैन के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो तुम्हारा क्या है, किंग पोस्ट का 6 mm तक होता है स्पान, सॉरी मीटर तक, और यहाँ पे mm दिया हुआ है, इसको मीटर कर लेना तुम लोग, ठीक है। और दूसरा है पिन पोस्ट। पिन पोस्ट क्या है तुम्हारा, इसमें जो स्पान है तुम्हारा 6 से 9 तक है। शेप दोनों के क्या है, ट्रायंगुलर। ये जैसा कि मैंने बताया ट्रस में हमेशा क्या होता है, शेप होता है वो हमेशा ट्रायंगुलर होता है। इसके बाद तुम्हारा अगला पॉइंट है फिंक ट्रस। फिंक ट्रस में देखो जो तुम्हारा स्पान है 9 से 12 mm दिखाया गया, ठीक, 9 से 12 mm यहाँ पे। और तुम्हारा जो हावे है वो क्या है, 4 पैनल ट्रस है, 6 से 12 मीटर तक दिखाया गया है इसका स्पान, ठीक। अब इसके बाद जो तुम्हारा अगला है वो है टाइप फैन ट्रस, ठीक है। फैन ट्रस में जो स्पैन है वो क्या है, 12 मीटर तक है। हावे 6 पैनल, इसके पहले 4 पैनल वाला 6 to 12 है, और हावे का 6 पैनल ट्रस क्या है, 18 से 24। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तुम लोग, अगला जो तुम्हारा है कंपाउंड थिंक ट्रस, ठीक है। तो कंपाउंड थिंक ट्रस क्या है तुम्हारा, इसका जो पार्ट है वो 12 से 18 मीटर तक, ठीक है। तो और दूसरा तुम्हारा प्राट ट्रायंगुलर ट्रस वो 10 से 30 मीटर तक है। इसके अलावा नॉर्थ लाइट ट्रस है। नॉर्थ लाइट ट्रस का जो पार्ट है वो क्या है, 30 मीटर तक है, ठीक है। और ये जो ट्रस है वो तुम्हारा सिमेट्रिकल नहीं है, वन साइड से क्या किया गया है, राइट ज्यादा किया गया है, दूसरी साइड इसका अपोजिट नहीं निकाला है, जैसे कि सामान्य ट्रस में होता है। दूसरा है शॉर्ट टूथ ट्रस, ठीक है। तो शॉ के टूथ के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है शॉर्ट टूथ ट्रस। इसका साइज तुम्हारा स्पान होता है सपोर्ट का, वो होता है तुम्हारा 10 मीटर, ठीक। लास्ट में तुम्हारा क्या है, मोयरन और मॉनिटर ट्रस।
दोनों का स्पान दिया गया है, वायरन का है 30 मीटर तक और जो तुम्हारा मॉनिटर वो क्या है 18 मीटर तक। तो 1 से लेकर 8 तक तुम्हारा जो है वो छत की कैंची अलग अलग दिखाई गई है। ठीक है, टोटल जो है 12 टाइप ऑफ जो है ट्रस दिखाए गए यहाँ पे। फिगर इनको जो है फिगर तुमको एग्जाम में जब भी पूछेगा फिगर दे देगा, कहेगा पहचानो। ठीक है, तो पहचानने के लिए तुमको जो है बेसिक तुमको पता होना चाहिए। स्पान या तो देख के जान सकते हो या इसकी डिजाइन तुमको याद रहे किस तरह से डिजाइन किया गया, इसको देखकर तुम जान सकते हो। अब कुछ टर्म्स हैं जो कैंची छत की कैंची से संबंधित कुछ टर्म्स है, कुछ शब्दावली है जिसको हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से जो है टर्म्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मेंबर यूज किए जाते हैं। तुम्हें फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा जो साइड में दिया गया है ये तुम्हारा क्या है, स्तंभ है, दीवार है, कॉलम है। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पान है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर जो दूरी है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट है। अब इसके अलावा जो तुम्हारा किसी कैंची का जो मेन मेंबर होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, तान धरन। अभी हम एक एक करके वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका जो सेंटर से इसके तान धरन से जो उठाया गया है सेंटर बीच तक वो क्या है हमारा उठान है, इसको उठान कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा जो इंक्लाइन मेंबर यूज किए गए वो क्या है, स्ट्रट है। जैसे तुम्हारा एक स्ट्रट हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रट हो गया। ठीक, इसके अलावा तुम्हारे दो रैप्टर यूज किए गए हैं, एक मेन रैप्टर, एक तुम्हारा कॉमन रैप्टर। ठीक है, एक प्रिंसिपल रैप्टर होता है, कॉमन रैप्टर होता है, और बीच में उसके क्या यूज किया जाता है, पर्लिंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा पर्लिंग है। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है, आपका छत का आवरण लगाया जाता है। और जहां पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जो दो छत आपस में जहाँ पे जाकर मिलेंगे या रैप्टर जाके जहाँ पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाता है, रिच कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है सबको देख लेते हैं किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक, छत की कैंची ट्रस, किसी भी रूप का ट्रस क्या कहलाता है, ढालू छत के लिए इस्पात अथवा अन्य पदार्थ का जो त्रिभुजाकार ढांचा, जो भी हम जो है ट्रायंगुलर शेप का जो भी ढांचा तैयार करेंगे स्टील से चाहे लकड़ी से, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रस कहलाता है। ठीक है, छत की कैंची, ठीक है, छत की कैंची कहलाता है। तो का जो त्रिभुजाकार ढांचा आधार के रूप में बनाकर लगाया जाता है उसे छत कैंची कहते हैं। कैंची में सभी आकृतियां मूलतः त्रिभुज के आकार की। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसके पहले फिगर जितना भी देखे हैं, ठीक है, उसमें सभी क्या है, ट्रायंगुलर शेप में निर्माण की, मेंबरों को क्या किया गया है, ट्रायंगुलर शेप में जोड़ा गया आपस में। इसके अलावा जो तुम्हारा है पार्ट है। ठीक है, पार्ट कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए, ये रहा आपका पार्ट, यहाँ से लेके स्तंभ के एक सेंटर से लेकर दूसरे स्तंभ से सेंटर के बीच की जो दूरी होगी लंबवत, वो क्या कहलाएगी, पार्ट कहलाएगी, स्पैन कर। ठीक है, तो कैंची के दोनों आलंबों जो सपोर्ट है कि मध्य शुद्ध दूरी जो होगी वो कैंची का पार्ट क्लियर स्पाइन कहलाता है। आलंबों के मध्य से मध्य सीधी दूरी कैंची का प्रभावी पार्ट इफेक्टिव स्पैन कहलाता है। ठीक, तो ये दूरी तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया गया है, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ, इसके बीच से जो दूरी है क्या है, कैंची का पार्ट कहलाता है। ठीक, इसके बाद जो तुम्हारा अगला पॉइंट है वह है कैंची का उठान, राइज। ठीक है, कि किसी भी कैंची को कितने लेवल पे उठाया गया है। ठीक है, तो कैंची के निचले कॉर्ड या तान धरन से शीर्ष तक की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है उसे कैंची का उठान कहते हैं। ठीक है, इसको फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा है तान धरन से लेके, ये तुम्हारा तान धरन हो गया ये वाला लाइन। ठीक है, यहाँ से कितनी ऊंचाई पे, इसके परपेंडिकुलर कितनी ऊंचाई पर जो है उठाया गया है तो तुम्हारा क्या कहलाता है, उसका राइज कहलाता है। ठीक है, कैंची की राइज हो गई है। अब इसके बाद तुम्हारा है उठान के लिए फार्मूला है तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू उठान बटा आधा पार्ट। ठीक है, इसको हम उठान यहाँ से निकालेंगे कैसे, उठान बटा आधा पार्ट है, तो उठान को इधर ले आएंगे, कितना राइज हुआ है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा इंटू हाफ ऑफ तुम्हारा स्पाइन है। ठीक है, यानी कि अगर हम फिगर से देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा। ठीक है, बस ये रहा, मान लो ये तुम्हारा एंगल है, तो इस एंगल पे तुम्हारा जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, ये आपका लंब हो गया बटा आधार हो गया, यानी कि पूरे पार्ट का आधा, आधार क्या होगा, पूरे पार्ट का आधा होगा,
लंब क्या है, ये उठान है, इसको मान लेते हैं हम लोग जो है उठान को स्मॉल h, और यहाँ पे आधार को क्या मानते हैं, b मानते हैं, h अपान b इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फार्मूले में लिखा गया है राइज का फार्मूला tan थीटा के लिए, उठान उठान बटा आधा पार्ट, पूरे पार्ट का आधा, ठीक है। तो उठान बटा आधा लेंगे हम, जैसे तुम्हारा ये राइज हो गया तो ये उठान हो गया, और इनको मिलाने वाला एक एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है, उठान है, और ये जो पोर्शन तुम्हारा क्या है, आधा पार्ट है। इसको हम tan थीटा से जो है डिनोट किए हुए हैं। tan थीटा होता है आधार बटा लंब, तो लंब तुम्हारा उठान है, आधार क्या है, आधा पार्ट है। तो हमें लंब निकालना है, यानी कि उठान निकालना है, कितना राइज हुआ, राइज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा से आधार को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो पूरे स्पैन का आधा है उसे हम क्या करेंगे, tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जो है यहाँ से उठान निकाल लेंगे, कितना राइज हुआ है ये हम निकाल लेंगे। अब अगला पॉइंट है तुम्हारा कैंची की ढाल, स्लोप, कितनी स्लोप पे दी गई है। कैंची का शीर्ष कोण या मुख्य राफ्टर निचले कोण के साथ जो क्षैतिज कोण बनाता है उसे कैंची कहते हैं। वही बात हो गई इसके पहले जो मैंने बताया अभी, क्या था तुम्हारा, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है किसकी किसके बीच में, मेन राफ्टर, ये तुम्हारा मेन राफ्टर प्रदर्शित कर रहा है, ये जो लाइन है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मेन राफ्टर, ठीक है। मेन राफ्टर और पार्ट के बीच का जो, या क्षैतिज के बीच की जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, कहलाएगा कैंची की ढाल, ठीक है, कैंची की ढाल कहलाएगा। अब इसके लिए जो है अलग अलग प्रावधान है, कितने एंगल पे हम रखें, ठीक है, और रखने का फायदा क्या है। जितना ही ज्यादा जो है एंगल होगा, एंगल यानी कि जितना ही ज्यादा हम जो है बढ़ाते जाएंगे एंगल का मान, यानी कि मान लो 0 डिग्री से 90 की तरफ जैसे से बढ़ेंगे क्या होगा, पानी उतना ही तीव्रता से क्या होगा, उस छत से नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। लेकिन इसकी केस में क्या होता है, जैसे अगर हम छत की ढाल, छत के आवरण के प्रकार, वर्षा, हिमपात की तीव्रता, वायुदाब इत्यादि पर निर्भर करती है। कैंची की ढाल जितनी ही अधिक होगी, यानी कि वो स्लोप जितना ही ज्यादा होगा, यानी कि जितना ही हम ऊपर उठाएंगे, मान लो हमारा एक बेस है, ठीक है, और यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये मान लो, ये मान लो लास्ट में तुम्हारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जनरली तुम्हारा बनता कुछ इस तरह से, दोनों साइड से ऐसे बनता, ठीक है। तो एंगल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले में कम था, दूसरे में और बढ़ गया, तीसरे में क्या हुआ है, और बढ़ गया। तो जैसे जैसे एंगल तुम्हारा क्या हो रहा है, कैंची की ढाल जितनी अधिक होगी, यानी कि एंगल जितना ही ज्यादा हाई रखेंगे, छत से वर्षा का पानी उतना ही जल्दी क्या होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वायु का दाब जो है बढ़ जाएगा, जब ज्यादा जो है जगह बन जाएगा, ढाल ज्यादा होने से तुम्हारा जो है जगह ज्यादा जब हो जाएगा, तो वहां क्या होगा, हवा जल्दी से आसानी घुसेगी, वहां पे जो तुम्हारा जो छत लगाया गया उस छत के अंदर से क्या होगा, बाहर की तरफ दबाव बढ़ेगा, इससे आवरण मटेरियल क्या होगा, खराब हो सकता है, ठीक है, हवा के प्रभाव से क्या होगा, उखड़ सकता है। तो सामान्यतः जो एंगल लिया जाता है, ये याद करने योग्य एक पॉइंट है तुम्हारे लिए, कि जो तुम्हारा एंगल लिया जाता है किसी भी रूफ ट्रस में, तो तुम्हारा 25 से 60 डिग्री तक लिया, ठीक है। हम जो वैल्यू लेंगे वो तुम्हारा कितना होगा, 25 डिग्री से 60 डिग्री तक रखते हैं। अब वो भी जो है तुम्हारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह का मटेरियल जो है आवरण के लिए यूज कर रहे हो किसी भी ट्रस में। जैसे मान लो जस्ती का चादर है, तो तुम्हारा क्या होगा, 26.5 डिग्री पे रखते हैं। एस्बेस्टॉस का चादर है या रूफ है, उसके लिए 30 डिग्री। कोई स्लेट है, ठीक है, तो उसके लिए 35 डिग्री। और छत की टाइल, अगर टाइल वाला छत यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइलों का प्रयोग कर रहे हैं छत लगाने के लिए, तो वहां पे क्या होगा हमारा 40 डिग्री। ये हो गया आपका जो है राइज, राइज के रिस्पेक्ट में एंगल, इतना एंगल पे हम जो है रख सकते हैं 25 से 60 डिग्री। अब इसके बाद हम बात करेंगे पिच का, कि हमें पिच कितना रखना है, ठीक है। तो पिच के लिए फार्मूला है तुम्हारा, एक रेशियो होता है, पिच किसके बीच का रेशियो होता है, उठान और पार्ट का, यानी कि राइज और स्पैन का। कितना स्पान जो है रखा गया है किसी राइज के रिस्पेक्ट में, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा पिच और उठान और पार्ट के बीच का रेशियो, तो इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार फिगर से। ये तुम्हारा उठान हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा पार्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा रेशियो होगा इन दोनों का, ठीक है, 1:4, 1:3, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा,
वो तुम्हारा कहलाएगा पिच। ठीक है, अब पिच जो स्लोप लेते हैं हम लोग, वो एक स्लोप है, कह सकते स्लोप है किसके किसके बीच में, राइज और स्पैन के बीच में। ठीक है, इसका मान जो लिया जाता है वो 1/3 से 1/6 तक लिया जाता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है, याद रखना, जो तुम्हारा उठान होता है, सॉरी पिच होता है, वो 1:3 से लेके 1:6, यानी कि अगर तुम्हारा स्पान 3 मीटर है तो राइज कितना होगा, राइज होगा 1 मीटर। अगर तुम्हारा स्पान 4 मीटर है तो राइज कितना होगा, 1 मीटर होगा। 4 3 6 से 1/3 से 1 to 6, यानी कि 3 से लेकर 6 तक जो हम स्पान होता है उसके लिए राइज कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जो है अलग अलग पिच के लिए अलग अलग एंगल डिसाइड किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए पिच आपका 1/2 है तो नत कोण कितना होगा, 45 डिग्री एंगल जो आप ले रहे थे, और उसके लिए जो ढाल होगी वो क्या होगी, 1:1। तो इसी तरह से अलग अलग वैल्यू ली गई है और उसके लिए अलग अलग एंगल और ढाल दी गई है। ठीक है, यहाँ चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। अब अगला है तुम्हारा मेन रैप्टर, प्रिंसिपल रैप्टर। प्रिंसिपल रैप्टर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल रैप्टर होता है यह कैंची के ढाले ढांचे का सबसे ऊपरी ढालू अवयव होता है जिसके ऊपर पर्लिन लगाई जाती है। मुख्य रैप्टर में सामान्यतः संपीड़न प्रतिबल उपस्थित है। अब इसको जो है एक फिगर के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें मुख्य रैप्टर क्या होता है, तो मुख्य रैप्टर हम एक फिगर के द्वारा दिखाते हैं आपको। ये रहा, ठीक है, ये जो फिगर है आपका ये आपका दिखाएगा प्रिंसिपल रैप्टर। ये रहा आपका प्रिंसिपल रैप्टर यहाँ पे, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो क्या लगाया गया है यहाँ पे देखिए, पर्लिन लगाया गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या है, पर्लिन है। ठीक, यहाँ पे देखिए पर्लिन दिखाया गया है, प्रिंसिपल रैप्टर के ठीक ऊपर पर्लिन लगाया गया है, और पर्लिन के ठीक ऊपर क्या है, कॉमन रैप्टर। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है, कॉमन रैप्टर। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रैप्टर, उसके नीचे पर्लिन, और पर्लिन के नीचे क्या, प्रिंसिपल रैप्टर। ठीक, तो ये आपका जो है अरेंजमेंट है, प्रिंसिपल रैप्टर, प्रिंसिपल रैप्टर के ऊपर पर्लिन, और पर्लिन के ऊपर क्या, कॉमन रैप्टर लगाते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग जो है पर्लिन और कॉमन रैप्टर किस तरह से जो है अरेंज किए गए हैं। तो मुख्य रैप्टर क्या होता है आपका, यह कैंची के ढांचे का सबसे ऊपरी ढाल होता है, टॉप पार्ट होता है जिसके ऊपर पर्लिन लगाया। तो मैंने बताया कि आपको जो है पर्लिन लगाया गया था। और मुख्य रैप्टर में सामान्यतः संपीड़न प्रतिबल उपस्थित है। अब तान धरण हो गया, टाई बीम हो गया। अब टाई बीम क्या होता है आपका, यह कैंची का सबसे नीचे का क्षैतिज अवयव होता है। ठीक है, टाई बीम, टाई बीम जो होता है आपका कैंची के सबसे नीचे का अवयव होता है जो मुख्य रैप्टरों को इनके निचले सिरों पर बांध के रखता है। इस अवयव में तनन प्रतिबल आते हैं। जब कैंची का पार्ट अधिक होता है तो दूर से देखने पर तान धरण कुछ नीचे को झुकी हुई जान पड़ती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए इसके उभार देकर कुछ ऊपर उठा दिया जाता है इसको। ठीक है, तो तान धरण क्या होता है आपका, यह कैंची का सबसे नीचे का क्षैतिज अवयव होता है जिसे बॉटम कॉर्ड कहते हैं, जो रैप्टरों को, जो रैप्टर आपने लगाया था प्रिंसिपल रैप्टर और कॉमन रैप्टर, रैप्टरों को इनके निचले सिरों पर बांधे रखता है। ठीक है, देख लेते हैं फिगर में, यहाँ पर आपका क्या है, तान धर्म है। ठीक है, तान धर्म है, प्रिंसिपल कॉर्ड को जो क्या कर रहा है, आपको प्रिंसिपल कॉर्ड को इसमें बांध के रखा है। ठीक है, तो यही चीज आपको दिखाया गया था यहाँ पे, तान धरण या कैंची का सबसे नीचे का क्षैतिज अवयव तान धरण। आप फिगर देखेंगे यहाँ पे तो तान धरण यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये रहा आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ पे जो स्पैन है वो क्या किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तान धरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद जो है कुछ और टर्म्स हैं। पॉइंट नंबर 8 है हमारा, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, किंग पोस्ट। ठीक है, किंग पोस्ट क्या होता है आपका, कैंची के मध्य में खड़ी, तो कैंची के बीच में जो खड़ी ऊर्ध्वाधर अवयव लगाया गया है उसको कहते हैं उपस्तंभ। उपस्तंभ को क्या कहते हैं, रिच कहते हैं। रिच को तान धरण से बांधे रखता है, किंग पोस्ट कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लो, कैंची के मध्य में खड़ी ऊर्ध्वाधर में लगाया गया उपस्तंभ
जो रिज को तान धरन से बांधे रखता है किंग पोस्ट कहलाता है। तो किंग पोस्ट एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे फिगर में। ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है ये क्या कहलाता है, आपका किंग पोस्ट कहलाता है। ये आपका क्या होगा, ये पूरा जो राइज किया गया है, बीच में लगाया गया है वो किंग पोस्ट। ठीक, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर अगर फिगर दिखाई दे रहा होगा तो ये जो आपको मेंबर दिखाया गया है क्या है आपका, ये आपका किंग पोस्ट। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है पिन पोस्ट। ठीक है, पिन पोस्ट क्या है आपका, कैंची के मध्य क्षेत्र में दिए गए दो या अधिक उपस्तंभ जो तान धरम व मुख्य राफ्टर को जकड़े रहते हैं पिन पोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पिन पोस्ट क्या करता है, कैंची के मध्य क्षेत्र में दिए गए दो अवयवों उपस्तंभ जो तान धरम और मुख्य राफ्टर को जोड़ते हैं, तान धरन और मुख्य राफ्टर को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पिन पोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। पिन पोस्ट आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जो है पिन पोस्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका वो क्या है, पिन पोस्ट। ये क्या कर रहा है, रैप्टर को तान धरन से जोड़ रहा है सीधे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है ये संपीड़न, स्ट्रट किसे कहते हैं। यह मुख्य रैप्टर तथा तान धरन को जकड़ने के लिए उनके मध्य में लगाए जाते हैं। अब रैप्टर देख लेते हैं, सॉरी संपीड़न देख लेते हैं फिगर में। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रट के रूप में लगाया गया, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो मेंबर है वो क्या है, स्ट्रट है। यहाँ पे जो इस तरह से लगाया गया है वो क्या है, स्ट्रट। ठीक है, एक निश्चित एंगल पे लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रट कहते हैं। स्ट्रट का हमने डिफिनीशन देखा है यहाँ पे। डिफिनीशन क्या था आपका स्ट्रट के लिए, एज ए संपीड़न एक कंप्रेशन मेंबर की तरह यह मुख्य राफ्टर तथा तान धरन को जकड़ने के लिए उनके मध्य लगाया जाता है। इसको कहते हैं संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न, संपीड़ांग या स्ट्रट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो है रिज। रिज क्या होता है, अब रिज कैंची का सबसे ऊपरी क्षेत्र, जो आप ट्रस बनाते हैं सबसे टॉप जो लेवल होता है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है जिसको हेड कहते हैं, जहां दोनों तरफ की ढालू मुख्य रैप्टर आकर मिलती हैं, उसको रिज कहा जाता है। छत शीर्ष से वर्षा जल घुसने से रोकने के लिए इसकी विशेष गोलाकार आकृति दी जाती है। ठीक है, हम रिज देख लेते हैं कहाँ पे है फिगर में। ये रहा आपका रिज। ठीक है, इसको क्या किया गया, ऊपर से जो है गोलाकार आकृति का लगाया गया है, ताकि जो हमारा आवरण है, आवरण के बीच में जो गैप है, दो आवरणों के बीच में, उस गैप से पानी वर्षा का जो है अंदर न जाने। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, एक और आवरण लगा देते हैं, अतिरिक्त आवरण गोलाकार आकृति का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। इसके बाद तुम्हारा पर्लिन है। पर्लिन क्या होता है तुम्हारा, यह सतत प्रकार का एक धर्म होता है जो एक कैंची को दूसरी कैंची से जकड़ने के लिए तथा आवरण चादरों को सहारा देने के लिए मुख्य रैप्टर के ऊपर इसकी आड़ी दिशा में लगाया जाता है। पर्लिन कैंची के रिच के समांतर होता है। ठीक है, ये क्या है, पर्लिन क्या है, एक सतत धर्म है जो कैंची को दूसरी कैंची से जकड़ने, एक कैंची को दूसरी कैंची से जकड़ने के लिए आपस में तथा आवरण चादरों को सहारा देने के लिए मुख्य रैप्टर के ऊपर इसकी आड़ी दिशा में लगाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग पर्लिन है कहाँ। ये रहा पर्लिन। ठीक है, इसको जो है रैप्टर के परपेंडिकुलर आप देख पाएंगे अगर यहाँ पर, तो ये जो पर्लिन लगाया गया है ये, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लगाया गया है, पूरे अवयव के लंबाई के अनुगत इस तरह से अगर रहा होगा ये,
ठीक है। तो ये जो अलग अलग रेगुलर इंटरवल पे लगाए जाते हैं क्या है, पर्लिन होते हैं। अब इसको जो है 3D फिगर से अगर हम देखने का प्रयास करें, यहाँ पर जो आपका फिगर होगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिगर दिखाई दे रहा होगा सबको, तो ये जो मेंबर डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है यहाँ पे, वो क्या है, पर्लिन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये मुख्य रैप्टर के परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके रैप्टर होते हैं, प्रिंसिपल रैप्टर या कॉमन रैप्टर, उसके परपेंडिकुलर जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पे थ्रू आउट द ट्रस इसलिए लगाए जाते हैं, कैंचियों को आपस में जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्लिन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्लिन। अब पर्लिन करता क्या है देख लेते हैं। पर्लिन की आपसी दूरी आवरण चादरों की लंबाई मुख्य रैप्टर के पैनल जोड़ों की स्थिति पर निर्भर करता है। पर्लिन पैनल जोड़ से हटाकर लगाए जाते हैं तब मुख्य डायरेक्ट ट्रस्ट के साथ बंधन आघूर्ण कर्तन बल भी उपजते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य रैप्टर का परिमाप अधिक शुद्ध रखना पड़ता है। सामान्यतः पर्लिन की आपसी दूरी 1.5 मीटर से 3 मीटर तक रखी जाती है। ये था आपका पर्लिन, ठीक है। अब बाकी जो आपका आगे का पॉइंट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।